नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं कविता शर्मा। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ होता नहीं, पर हौसलों से ही उड़ान होती है। 14 साल की उम्र स्कूल जाने की होती है, दोस्तों के साथ मस्ती करने की होती है या फिर फिल्में देखने की होती है, ना कि डॉक्यूमेंट्री बनाने की। और वो भी गंभीर मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री बनाना टीनेजर की टू डू लिस्ट में नहीं होता। आज के इस अंक में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक 14 साल के बालक आकाश झा से, जिसने शहीदों के वंशजों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आइए जानते हैं उसकी इस अनूठी पहल को। मेरा नाम आकाश झा है। मैं सेंट थॉमस स्कूल में क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं 14 साल का हूँ और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मैं कैमरामैन की भूमिका अदा कर रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अब अपनी बाजुएं और हौसलों का दमखम दिखाते हुए उन्होंने हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। उनकी इसी शहादत को आज हम सलाम करते हैं और इसी जज्बे को दिलों में लेकर जीते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो दिल को मायूस कर देती है। भारतीय क्रांतिकारियों के कार्य सिर्फ युवकों के अनियोजित कार्य नहीं थे। ये भारत माता की श्रृंखला तोड़ने के लिए सतत संघर्ष करने वाले देशभक्तों की एक कभी न टूटने वाली परंपरा थी। देश की रक्षा को कर्तव्य समझकर उन्होंने शस्त्र उठाए। क्रांतिकारियों का उद्देश्य अंग्रेजों का रक्त बहाना नहीं था। हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले और मातृभूमि के लिए सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले ये देशभक्त भावुक ही नहीं, विचारवान भी थे, जो अपने देश का सम्मान वापस पाना चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन दो विचारधाराओं से प्रेरित था। पहली थी अहिंसक और दूसरी युवकों में क्रांति की दहकती ज्वाला। और इसी विचारधाराओं के बंटवारे ने आगे चलकर देश को भी बांधा। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे मम्मी और पापा हैं। और उनकी किताब 1857, 1947 मार्टियर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स, ये बुक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन पॉइंट है। अब क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को 8 से लेके आगे क्लासेस तक 10th तक जनरली हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और हिस्ट्री उनके लिए इस तरह से आ जाता है कि याद करिए और एग्ज़ाम लिख के आ जाइए, फिर खुशी मनाइए। पर क्योंकि ये भावना है बच्चों में, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, जिससे कि उनको पता चले कि हिस्ट्री इतनी बोरिंग भी नहीं है। सिर्फ हिस्ट्री में रटना ही नहीं होता है, उसके बारे में भी और भी आगे चीज़ें हैं। अब ये काम करने में जो मैंने अनुभव किया वो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो उनको अच्छा लगेगा, किसी को बताऊंगा अच्छा लगेगा, पर समझने के लिए उस काम को करना पड़ेगा। जब आकाश सामने आए ये बनाने के लिए और हमने भी उसकी इंटरेस्ट देखा और उसको जो भी
बढ़ाने के लिए आगे मदद करना चाहते थे, वो मदद किया है। और हमारे टीचर्स जो खास करके हिस्ट्री के टीचर्स थे। आकाश बेसिकली एक ब्लेसेड चाइल्ड है, मेरा मानना है, क्योंकि ही स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। वो उसकी पर्सनालिटी में ही एक पॉजिटिविटी है जो टीचर्स तक पहुंचती है, और उसका वे ऑफ अप्रोच है उसका, मैं मानती हूँ सबसे बड़ा एडवांटेज कि उसका अप्रोच करने का जो तरीका होता है उसे टीचर्स कभी भी डिक्लाइन नहीं कर पाती हैं। और यही रीज़न है कि वो जो भी डाउट्स पुटअप करता है तो हमें उसका जवाब उसी वक्त देना पड़ता है, एंड इसके अलावा हम क्लास को प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। और मेरा ये मानना है ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी खूबी है, और ये हर स्टूडेंट में होना भी चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे क्लास में और क्लास को और इनरिच्ड बनाए। तो आकाश में डेफिनेटली वो खूबी है, और मैं मानती हूँ इसीलिए वो सबसे थोड़ा हटकर है। इस दरमियान मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और उनके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने स्कूल में और कहीं कहीं हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, ये मंगल पांडे, इनका ये कंट्रीब्यूशन, और जैसे ही चैप्टर खत्म मंगल पांडे या किसी और का जिक्र खत्म। पर किसी को ये नहीं पता कि उनका वंशज आज के जीवन में क्या, कहाँ पे है और क्या कर रहा है, किस स्थिति में है। मंगल पांडे ने सन 1857 में पहली बार देश में आजादी का बिगुल बजाया। अपनी इसी सरफरोशी के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार की कूटनीति का शिकार बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। पर जाते जाते वो देशवासियों के दिलों में दबी आजाद भारत की सुलगती भावना को एक चिंगारी का रूप दे गए। शहीद मंगल पांडे की 5वीं पीढ़ी का वंशज हूं। हमारे ग्रैंडफादर 2 भाई थे, श्री महावीर पांडे और श्री महादेव पांडे। एक खोज भारत की वस्तुतः हम लोगों का जो आंदोलन एक पुस्तक से है, उसी की एक कड़ी है। हम लोग हर एक साल एक किताब बनाते थे, और एक किताब के माध्यम से 1857 और 1947 के बीच में जिन लोगों को फांसी लगी, उनके आज के जीवित वंशजों को ढूंढना, और अगर उनकी स्थिति खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अपने उस प्रयास के माध्यम से उन्हें एक नया जीवन देने का एक कोशिश है। इस किताब को बनाने के क्रम में हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ नीना, मेरा बेटा, हर एक जगह गए हैं स्टिल पिक्चर्स के लिए, उनसे बात करने के लिए। जब ये किताब रिलीज हुआ तब आकाश ने कहा कि पापा, इस किताब को बनाने में जितनी मशक्कत हुई और इस किताब का जो मनी वैल्यू, उस वैल्यू में ये रीच बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, खास करके बच्चे, जहां जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इतिहास को समझने के लिए और शहीदों के बारे में जानने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको डिजिटलाइज करूं, इसको एक फिल्म के रूप में, इसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाने की मेरी इच्छा है। 13 अप्रैल 2011 को ये किताब रिलीज हुई, और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को ये आइडिया दिया डॉक्यूमेंट्री का। फिर उधर से पहली प्रॉब्लम आई, कैमरा कहाँ से आएगा, कौन संभालेगा। 2-3 आइडिया थे, या तो किसी को आप हायर करिए, तो वो हायर करने में बहुत पैसा लेगा, अगर आप अलग अलग जाएंगे तो उसको भी ले जाइए। दूसरा, फिर मैं अगर अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता हूँ तो फिर मेरे रिजल्ट्स भी खराब हो सकते हैं। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने ही कहीं से इंतज़ाम करेंगे, और तब तक मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कैमरा गिफ्ट किया और उन्होंने ये बोला कि इससे तुम एक अच्छा काम करो और लोगों की मदद करो। जब फर्स्ट टाइम कैमरा आया घर तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं तुरंत कैमरा को खोल के सब कुछ असेंबल कर दिया। लगभग सब कुछ सही था, और बाकी जो इसके यूज़र गाइड्स हैं उसको पढ़ के मैंने इसके बारे में बहुत और जानकारी ली। दूसरा, फिर पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स कैमरामैन हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, और ऐसे ही मुझे पता चला कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। और मेरे चाचा खुद एक कैमरामैन है, स्टिल और वीडियो दोनों उनको आता है, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो मुझे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई कैमरा हैंडल करने में। टेक्निकल चीज़ में मैं गलती हो सकती है,
पर एज सच मुझे काफ़ी मदद मिली है। दूसरा, मुश्किल में सबसे ज़्यादा कि इसके कारण मेरी पढ़ाई भी बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती। पापा मुझे स्कूल से ही लेने आ जाते इधर कहीं जाना होगा तो, और अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो उनको लगेगा कि सबसे पहले उनका एक ही सवाल आता है कि कौन कौन एक्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के मन में बहुत गलत इंप्रेशन है कि फिल्म है तो कोई एक्टर ज़रूरी है, और जब मैं बताऊं तो एक ही एक्सप्रेशन है, अरे कौन देखेगा, हिस्ट्री है। कैजुअल बात हम लोग अभी बनाएंगे, हम लोग करेंगे कि सामने में पूरा फ्रेम लो, और पूरा फ्रेम लेने के बाद उस पर 2 मिनट रुकने के बाद फिर उनको जूम इन करो अपने में, ठीक है, और जूम इन करने के बाद में फिर रोको। मैं भी नया था इस पेशे में, कम से कम फिल्म के मामले में, और वो तो नया था ही। तो मैं बोला कि बेटा जो तुम दिखा रहे हो उसमें एडिटिंग के टाइम में मैं 19-20 कर लूँगा, अभी हम लोग शूट कर लेंगे। फिर उसको लेके हम लोग गए। जाने में भी जो पैसे की ज़रूरत है तो बहुत सारे दोस्त हैं, जो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, इस तरह से मदद की, और हम लोग की कोशिश थी कि कम से कम पैसे में इस चीज़ को दिखाओ। और मैं तारीख इसका रखा था 24 जनवरी, कि मैं किसी भी हालत में इसकी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो 60 मिनट का बनाऊं और 24 जनवरी को इसको मैं लॉन्च करूं। और 24 जनवरी के पीछे कहावत यही है कि जो एक अपना विजन था कि मैं हर एक पिछले सारे काम को इतिहास के साथ जोड़ता हुआ आया। तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। तो 24 जनवरी 1950 आपका वंदे मातरम और जनगण मन दोनों एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये फिल्म उन्हीं शहीदों के बारे में है, उनके वंशजों के बारे में है, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान हुआ, क्योंकि जिंदगी जान देने से बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। तो इस एस्पेक्ट से हम लोगों ने 24 तारीख को रखा। आकाश को कैमरा हैंडलिंग किया एज ए जर्नलिस्ट। जब एडिटिंग की बात हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना मालूम था कि जहां मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि अभी रानी झांसी के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे पिक्चर रानी झांसी का आना चाहिए। अगर मैं उनके डिसेंडेंट के बारे में बात करता हूँ तो उनके डिसेंडेंट को देते चलो। सुमित्रानंदन पंत की यह गाथा खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी के अंत के साथ सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गई। मणिकर्णिका या फिर मनु एक मराठी ब्राह्मण माता पिता की संतान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम जोड़ा। अगर हम लोग लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई का चैप्टर तभी ओवर हो जाता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध के बाद। पर किसी को ये नहीं पता कि अपने पीठ पे जो बच्चा बांध के कूदी थी उसका क्या हुआ। लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मीबाई के बच्चे का क्या हुआ, पर दामोदर राव का वंशज आज भी जीवित है। हमारा धागे का काम है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हमारा। और मेरे फादर का नाम है प्रमोद चंद्रकांत झांसी वाले। वो एक पेशे से एक जिला चिकित्सालय में लैब असिस्टेंट की जॉब करते थे। उन्होंने अभी वीआरएस ले लिया। दूसरा, चापेकर ब्रदर्स पुणे के 3 भाई जो एक ही परिवार के थे, उनको एक साथ फांसी लगी और उनका वंशज आज भी जीवित है पुणे में और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दुनिया ही नहीं, हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता कि इन शहीदों के वंशज किस हाल में हैं, और इस फिल्म के माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं। भारत की आजादी के लिए 1757 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग है। अपनी जन्मभूमि के लिए पनपी इस शक्ति और मातृभावना को देश ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था, परंतु आज विडंबना ये है कि ये भावना उस समय के बाद दोबारा कभी महसूस नहीं की गई। और इससे भी बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि देश के नेताओं ने समय बीतने के साथ साथ अपनी जन्मभूमि को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी युवकों के बलिदान को पूरी तरह से नदारद कर दिया।
जिन शहीदों के प्रयत्नों व त्याग से हमें स्वतंत्रता मिली, उन्हें समुचित सम्मान कभी नहीं मिला। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आजादी के बाद भी गुमनामी का अपमानजनक जीवन जीना पड़ा। स्कूल तो मेरा मंडे टू फ्राइडे और कभी कभी सैटरडे होता है, तो स्कूल डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोग अगर सैटरडे छुट्टी है तो हम लोग सैटरडे संडे जाते हैं। यहाँ पे लोकल घूमते हैं, कभी इधर कभी बाहर में। तो उधर से हम लोग को अगर पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऐसा परिवार है तो हम उसके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब ये ऐसा होता है तो फिर हम लोग एक और बार जाते हैं और फिर उनको शूट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरा दूसरे बच्चों की तरह आउटिंग भी हो जाता है, पर एक आउटिंग डिफरेंट तरह का, जिसमें कि अगर वो लोग मॉल जा रहे हैं तो मैं अपना एक इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहा हूँ और इससे मुझे नॉलेज बढ़ रही है। इससे मेरी शुरुआत में हम लोग गए कानपुर तात्या टोपे के वंशज, उसके बाद वेस्ट बंगाल शिवपुर बहादुर शाह जफर की वंशज, पुणे चापेकर ब्रदर्स, मिदनापुर सत्यन बासु और खुदीराम बोस, और ये है हमारे धौलाना उत्तर प्रदेश में ही, उधर ठाकुर दुर्गा सिंह के वंशज। तो सही पूछे तो कुल मिला के हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये इन्हीं शहीदों के छाती पे खड़ा है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज भी हम लोग ब्रिटिश के राज के अंदर होते। इसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो ऐसी नहीं है कि मैं उसको भूल जाऊंगा। आने वाले वक्त में मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उससे फिर मुझे अपने हिस्ट्री एग्जाम या कोई भी एग्जाम लिखने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें कंटेंट दिया गया है, उसमें किसी एक आदमी के बारे में फोकस किया है, फिर उसके बच्चे, उनके बच्चे, तो इससे उनका नाम, उनका परिवार और कहाँ से थे, इसकी मुझे बहुत जानकारी मिली। आज 65 साल बाद हमारी आबादी 121 करोड़ है। अगर 121 करोड़ की आबादी 50 ऐसे शहीदों के वंशजों को एक अच्छा सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठित जीवन नहीं दे सकता है, तो मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान के आवाम को मैं धिक्कारता हूं। मैं ही नहीं, मैं तो भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 3 बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ऑफिशियली ये बोला कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता मिलने के बाद क्रांतिकारियों को, शहीदों को और उनके वंशजों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ये ऑफिशियल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रपति बोले। तो अगर राष्ट्रपति ये बात बोले तो मैं उन्हीं की बात को सामने में ला दिया हूँ, एक कोशिश किया हूँ ताकि जो बच्चे देखें। पढ़ने में मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कितना पढ़ता हुआ, लेकिन टेलीविजन में अगर CD को, DVD को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, क्योंकि ये DVD पक्का है कि बच्चे हो सकता है पहली बार नहीं देखें, लेकिन पहली बार अगर उसके दादाजी देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दादाजी अपने पोते को बैठा के दिखाएंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि एक बच्चा अगर 12 साल का है वो जाने कि उसके परदादा का नाम क्या है, क्योंकि आज की तारीख में मेरा जो मानना है कि 70 से ज्यादा फीसदी बच्चे, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, न तो अपने परदादा को जानता है, न अपने परदादी को जानता है, न नाना को जानता है, न परनानी को। ये पूरा फैमिली, माँ बाप चाचा आसपास यहीं पे आके सिमट गया है। हम लेकिन नहीं, सिमटो नहीं। थोड़ा हम जहाँ खड़े हैं इस देश में, वो इसलिए खड़े हैं कि किसी ने पहले फांसी का फंदा चूमा है, देश को स्वतंत्र किया है। हमें उनकी कुर्बानी को थोड़ा सा इज्जत दीजिए, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं, आपका बच्चा जो आपको देख रहा है, वही चीज कल अपने बच्चे को देगा। अगर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इमोशनली, इकोनॉमिकली, एक जो भावनात्मक संबंध है अगर बना के रखे हैं, तो कल हो कि वो बच्चा आपके साथ भी भावनात्मक संबंध रखेगा। अगर नहीं रखे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल वो अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल के फेंक देगा। इस फिल्म से मैं एक ही चीज बोलूंगा कि क्योंकि हमारा भारतवर्ष इन्हीं शहीदों के उस पे खड़ा है, कफन पे,
तो हमें उनके परिवारों को इज्जत देना चाहिए, इज्जत दें और उनका पूछे कि वो कैसे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हिंदुस्तान की आज़ादी को 65 साल हो गए हैं। जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बान कर दिया, उनके लिए इस देश ने क्या किया? ये सवाल एक बड़ी उलझन पैदा करने वाला है। आकाश झा की ये पहल इन सवालों की तरफ इशारा करती है और उसका ये प्रयास सराहनीय है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन।